दिल्ली की प्रोफेसर मर्डर केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। बंगाल से महिला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। प्रॉपर्टी विवाद में हत्या का शक। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार का बड़ा फैसला। मदरसों का होगा राज्यव्यापी सर्वे। 5 जुलाई तक मांगी गई रिपोर्ट। तीन महीने में दूसरी बार बढ़े एलपीजी सिलेंडरों के दाम। रसोई गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा। कांग्रेस हुई हमलावर। नमस्कार, मैं पूनम तांगर, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ, जहां वाराणसी में नॉनवेज बाजार शहर से बाहर शिफ्ट किए जाएंगे। शहर सीमा से बाहर जाएंगे नॉनवेज बाजार। मीट मुर्गा बाजार अब शहर से बाहर होंगे। मछली बाजार स्थानांतरित करने का फैसला लिया गया है। शहर से बाहर होंगे मीट और मछली बाजार। नॉनवेज दुकानों के लिए प्रशासन का बड़ा निर्णय। वाराणसी में मीट बाजार शिफ्टिंग की तैयारी की जा रही है। नगर निगम के नए प्लान पर मुहर लगा दी गई है। ये बड़ा अपडेट, जहां धर्म की नगरी काशी में अब शहर में मीट मुर्गा और मछली की दुकानें नहीं रहेंगी। स्वच्छ काशी और स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप 5 तक पहुंचने की कवायद के अंतर्गत नगर निगम ने इस बारे में फैसला लिया है। वहीं सावन में पूरी तरह से नगर निगम क्षेत्र में मीट मछली और मुर्गा की दुकानें बंद होने से व्यापारियों को होने वाली दिक्कतों को भी ध्यान में रखा गया है। शहरी सीमा से बाहर नगर निगम ने 5 स्थानों का चयन भी कर लिया है, जहां प्रथम चरण में दुकानें बनाकर आवंटित की जाएंगी। वाराणसी नगर निगम की सदन बैठक में शहर के भीतर संचालित मीट, मांस और मछली की दुकानों को शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, जितने भी मछली बाजार हैं वाराणसी में अब उनको बाहर शिफ्ट किया जाएगा। कब से कवायद शुरू होगी? वाराणसी नगर निगम की सदन की बैठक थी और इसमें शहर के भीतर जो मीट और मांस की और मछली की जो दुकानें संचालित थी उन्हें शहर की सीमा से बाहर स्थानांतरित करने की योजना जो है वो बनाई गई है, उस पर मंजूरी भी हो गई है। और अब टाउन हॉल में आयोजित सदन की इस बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया है कि जो भी मीट शॉप्स होंगी वो अब नगर निगम का जो भी क्षेत्र उनकी तरफ से चिन्हित किया जाएगा उस क्षेत्र के बाहर ही होंगी। नगर निगम की योजना के तहत शहर की जो सीमा है उसके बाहर व्यवस्थित जो मार्केट बनाई गई है, व्यवस्थित मार्केट है, मीट मार्केट है, उसको विकसित किया जाएगा, जहां मीट, मांस और मछली की जो दुकानें हैं उनको स्थानांतरित किया जाएगा। और इसके अलावा इसका जो प्रथम चरण है वो रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर क्षेत्र में शुरू होगा। और इन स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त मीट बाजार जो है वो विकसित किए जाएंगे। साफ तौर पर नगर निगम ने इस बात को सामने रखा है कि अगर ये कदम उठा लिया जाता है और शहर से बाहर मीट शॉप्स को किया जाता है तो उससे स्वच्छता भी बनी रहेगी। और दूसरी चीज, जिस तरीके से सावन के महीने में या फिर दूसरे प्रमुख उपलक्ष्यों पर मीट शॉप्स को बंद किया जाता था तो वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो बड़ा कदम है नगर निगम का वो वाराणसी को लेकर के उठाया गया है और बहुत जल्दी इस पर काम जो है वो कुछ जो हिस्से हैं, इलाके हैं वाराणसी के उन जगहों से शुरू भी किया जाएगा। बिल्कुल नितिन, ये जो फैसला लिया गया है, जिनकी ये दुकानें हैं उनका क्या कुछ कहना है इससे लेकर? की तरफ से ये जो कदम उठाया गया है इसमें साफ तौर पर ये बात कही गई है कि इससे जो स्वच्छता है वो बनी रहेगी। और दूसरी चीज, कुछ प्रमुख उपलक्ष्यों पर जब दुकानें बंद कर दी जाती थी, मीट शॉप्स को बंद कर दिया जाता था, तो उस दौरान जो व्यापारी है उन्हें नुकसान भी होता था। तो ऐसे में अगर एक पूरा जो एक मीट शॉप्स को लेकर के या फिर इन दुकानों को लेकर के अगर एक पूरा बाजार विकसित कर दिया जाएगा, वो भी शहर के बाहर, उन इलाकों के बाहर, उन दुकानों को बंद नहीं करना पड़ेगा और इस वजह से उनका भी नुकसान नहीं होगा। तो ये भी एक तर्क दिया गया है और साफ सफाई का भी तर्क दिया गया है। ऐसे में जो व्यापारी हैं अभी उनकी जो प्रतिक्रिया है वो मिली जुली आई है। कुछ का ये कहना है कि ये फैसला सही है, तो कुछ का ये कहना है कि अब उनको अपनी दुकानों को दूसरी जगह पर व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें जो है वो निकलकर सामने आई है। फिलहाल नगर निगम का ये जो फैसला है ये अब रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुरी में
ये जो बाजारें हैं उनको व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जो है वो लगभग शुरू हो जाएगी थोड़ी देर में। बिल्कुल नितिन, क्या ये फैसला जो है सिर्फ वाराणसी के लिए लिया गया है, क्योंकि दूसरी भी धर्म नगरी है, क्या वहां भी इस तरह के फैसले, इस तरह के नियम बनाए जाएंगे? देखिए, वाराणसी ने अपना एक एग्जाम्पल जो है वो सेट कर दिया है, और वाराणसी जिस तरीके से धर्म नगरी है, और कोई भी ऐसा दिन नहीं बीतता है कि वाराणसी में बड़े पैमाने पर श्रद्धालु ना आए और वो वहां पर दर्शन पूजन ना करें। ऐसे में ये एक बड़ा कदम जो है वो वाराणसी नगर निगम की तरफ से उठाया गया है। जो मेयर हैं अशोक कुमार तिवारी, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई थी। तो जाहिर सी बात है, अब जो दूसरे धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो हम मथुरा की बात कर लें या दूसरे प्रमुख जो धार्मिक स्थल हैं, वृंदावन की बात कर लें, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं इस तरीके के जो कदम है वो अब प्रभावी माने जा सकते हैं, उठाए जाएंगे। वहां की भी नगर निगम वाराणसी के इस फैसले को एग्जाम्पल के तौर पर देख करके उस पर इस फैसले को वहां पर भी लागू कराने की जो कोशिश है वो की जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, जो वाराणसी के मेयर हैं अशोक कुमार तिवारी, उनकी अध्यक्षता में। और इस बैठक के बाद इस फैसले को बहुत जल्दी जो नगर आयुक्त हैं हिमांशु नागपाल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस योजना के प्रथम चरण में 5 स्थानों का चयन किया गया है, और आने वाले दिनों में शहर के भीतर जो संचालित मांस मछली की दुकानें हैं, इन 5 क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दी जाएंगी। और सदन में जो पार्षद हैं गुलशन अली, ये मामला उनकी तरफ से उठाया गया था, और उनका कहना है, उन्होंने कहा है कि 1 वर्ष पूर्व ये प्रस्ताव लाया भी गया था। इसके पहले भी इस प्रस्ताव को लाया गया था, लेकिन इस बार इस प्रस्ताव को पास किया गया है, और अब जो दुकानें हैं वो बाहर क्षेत्रों से की जाएंगी। चलिए ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव स्थित सत्यम अपार्टमेंट में हुई डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर देबोस्मिता पॉल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल से एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि हत्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर की गई थी। आरोपी दंपति प्रोफेसर के पश्चिम बंगाल स्थित पैतृक संपत्ति में किराएदार थे और उस पर कब्जा करना चाहते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने बच्चे को साथ लेकर दिल्ली पहुंचे थे ताकि किसी को उन पर शक न हो। दोनों ने प्रोफेसर से मिलने के बहाने फ्लैट में एंट्री की और फिर भारी वस्तु से हमला कर हत्या कर दी। इस सनसनीखेज केस को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस ने 4 राज्यों में बड़ा ऑपरेशन चलाकर आरोपियों तक पहुंच सके। तो वहीं मुंबई, ठाणे और पालघर में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने संयुक्त छापेमारी कर 2 करोड़ 17 लाख रुपए मूल्य की दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के स्टॉक पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच में बिना वैध लाइसेंस के सर्जिकल ग्लव्स के आयात भंडारण और बिक्री का मामला सामने आया है। साथ ही कुछ इकाइयों में गुणवत्ता मानकों के गंभीर उल्लंघन भी पाए गए। पालघर की एक कंपनी पर नॉन स्टेरल ग्लव्स को स्टेरल बताकर सरकारी अस्पतालों में सप्लाई करने का भी आरोप है। वहीं प्रशासन ने संबंधित स्टॉक जब्त कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं सूरत क्राइम ब्रांच ने गोडादरा इलाके में हुई 8 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए 2 मुख्य आरोपियों समेत अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने लूट में इस्तेमाल स्कूटर और 2 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद की गई है। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी पहले पीड़ित की दुकान में काम करता था। आरोपियों ने रैकी के बाद वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। होशियारपुर में झाड़ू की कथित बेअदबी मामले को लेकर पूरे पंजाब में कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन किया। टांडा में पूर्व मंत्री संगत सिंह गिलजिया की अगुवाई में निकाली गई रैली में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और झाड़ू की बेअदबी के मामले में बच्चों पर पुलिस कार्रवाई की निंदा की। कांग्रेस ने इसे गलत बताते हुए न्याय की मांग की और पूरे प्रदेश में नाराजगी जताई।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। लुधियाना में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अमरपुर गुरुद्वारा साहिब में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मत्था टेककर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक स्थल समाज में एकता और भाईचारे को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी देखने को मिले थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लुधियाना में आयोजित विशाल नगर कीर्तन में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शामिल हुए। इस धार्मिक आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचकर संगत के साथ जुड़कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। पंजाब के लुधियाना पहुंचे थे नायब सिंह सैनी। नगर कीर्तन में शामिल होते हुए नजर आए तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। विशाल धार्मिक आयोजन में भारी संख्या में भीड़ भी पहुंची और ऐसे में मुख्यमंत्री ने संगत के साथ आशीर्वाद लिया। तो वहीं दूसरी ओर 8 जून को होने वाली विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक होने वाली है। इससे पहले गठबंधन के भीतर एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। हाल ही के चुनाव नतीजों के बाद एकजुटता का दावा करने वाले इस मोर्चे में अब ऐसी दरारें उभर आई हैं जिसमें कांग्रेस नेतृत्व की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तमिलनाडु की द्रमुक की ओर से बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान करने के ठीक बाद अब कम्युनिस्ट पार्टी और झारखंड में सरकार चला रही झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जहां माकपा ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं हेमंत सोरेन की पार्टी ने कांग्रेस पर मनमानी करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी पहले ही बैठक में शामिल होने से इनकार कर चुकी है। देखिए, इन लोग को अपने परिवार अपने पद को बचाने की बैठक है। ये कोई देश के लिए बैठक नहीं है और सिर्फ इंडी गठबंधन के जितने लोग हैं सब एक प्लेटफॉर्म पर इसलिए आ रहे हैं कि इनको लग रहा है कि देश की जनता ने इनको नकार दिया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल से लेकर के पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इसलिए लोग बौखलाए हुए और इसलिए इस तरह का काम कर रहे हैं। आपस में भगदड़ है, उन लोगों में सिर फुटअव्वल है, भगदड़ मची हुई है, आपस में समन्वय नहीं है और एनडीए तो एकजुट है। उनकी आपस की प्रतिद्वंदता है, आपस का सिर फुटअव्वल है, वही जाने। देखिए, इंडी अलायंस में एक और झटका, एक और दरार। ये इंडी अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं, केवल डिवीजन है और डिवीजन हमने देखा है। डीएमके वर्सेस कांग्रेस हो गया, फिर जेएमएम और कांग्रेस के बीच में राज्यसभा सीट को लेकर झगड़ा चल रहा है। एनसीपी शरद पवार भी शायद स्किप कर रही है इंडी अलायंस मीट। और अब बचा था तो लेफ्ट पार्टीज ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है कि भाई हमें राहुल गांधी के क्लैरिफिकेशन दीजिए कि वो हमारे पे आरोप जो लगाते थे उसके बारे में आपको क्या कहना है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अलायंस कागज छोड़कर कहीं पर भी रियलिटी में नहीं है। अभी जो चुनाव हुए उसमें भी बंगाल में, केरलम में कहाँ था इंडिया अलायंस। कांग्रेस हर इंडिया अलायंस के मेंबर को जिस प्रकार से ट्रीट करती है, यूज एंड थ्रो करती है, इससे इंडिया अलायंस के नेता कांग्रेस के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। इंडिया अलायंस कहीं नहीं है। कांग्रेस का, सपा का, टीएमसी का भविष्य अंधकारमय है, वैसे ही इंडी गठबंधन का भविष्य भी अंधकारमय है। वो कोई बैठक करे और चाहे बैठक ना करें, उनकी चतुर्दिक पराजय सुनिश्चित है, क्योंकि वो जनहित में नहीं, स्वयं के हित में इस प्रकार की बैठकें करते हैं। स्वयं के हित में भाजपा का और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते हैं। इसलिए 2047 तक विश्राम करो और विकसित भारत बनने के बाद आओ मैदान में, फिर देखेंगे। अभी विकसित भारत बनने से पहले ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, जो परिवारवादी हैं, स्वार्थवादी हैं, जातिवादी हैं, तुष्टीकरण तो वहीं छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में स्थित वेदांता थर्मल पावर प्लांट में हुए भीषण हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। इस हादसे में कई मजदूरों की जान चली गई, जिनमें जगमहन गांव के रहने वाले 32 वर्षीय थंडाराम लहरे भी शामिल थे, जो अपने परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। सबसे दर्दनाक दृश्य तब सामने आता है जब उनकी 3 साल की बेटी अब भी अपने पिता के लौटने का इंतजार कर रही है।
सत्ती जिले के सिंघीतरई स्थित वेदांता पावर प्लांट में 14 अप्रैल को स्टीम पाइप फटने से जोरदार धमाका हुआ। इस हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए, जिनमें ठंडाराम लहरे भी शामिल थे। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और इससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ठंडाराम अपने घर के अकेले सहारा थे। उनकी मौत के बाद पत्नी यशोदा और 2 बेटियों का भविष्य अंधकार में चला गया है। घर में अब सन्नाटा है और हर आंखें नम है। सबसे मार्मिक तस्वीर तब देखने को मिली जब उनकी 3 साल की बेटी श्रद्धा रोज अपनी माँ से पूछती है, पापा कब आएंगे? अब इस सवाल का जवाब माँ के पास नहीं होता। परिवार का आरोप है कि हादसे वाले दिन ठंडाराम को तकनीकी खराबी वाले संवेदनशील क्षेत्र में भेजा गया था, जहां वह ऑफिस बॉय के रूप में काम करते थे। परिजनों का कहना है कि अगर उन्हें वहां नहीं भेजा जाता तो शायद ये हादसा टल सकता था। देखिए, ये जो प्लांट में हादसा हुआ है वो हमारे मैनेजमेंट इस पे बहुत मतलब ये संज्ञान लिया है। साथ ही साथ जो ये शासन की तरफ से जो जांच होगी हमारी उच्च प्रबंधन भी इसका जांच कराएगी और हम सभी इस घटना से दुखी हैं। साथ ही साथ जो अभी बात हुई है उसमें सबसे पहले तो जो घायल हैं उनको जितना बेहतर से बेहतर इलाज कराना पड़ेगा वो हम कराने के लिए कटिबद्ध हैं और करा रहे हैं। जो मृत हो गए हैं जो हमारे भाई लोग, उनके लिए अभी जो विधायक जी के सामने में जो बात है उसमें हम प्रबंधन की तरफ से हमने 35 लाख रुपया जो है उनको सहायता राशि देने के लिए हमने कमिट किया है और जो घायल हैं उनको हम 15 लाख रुपया देंगे। ये जो है हमसे एक सहायता राशि है। इसके अलावा जो भी उनका पीएफ ईएसआईसी की तरफ से जो भी बनेगा वो अलग से दिया जाएगा। नौकरी के लिए जो भी मृतक हैं उनके परिजन को रोजगार दिया जाएगा। रोजगार में वो स्थायी नौकरी भी रोजगार का ही एक रोजगार, बिल्कुल उनकी जो कैपेबिलिटी होगी, उनकी जो योग्यता होगी उनके हिसाब से उन्हें रोजगार दिया जाएगा। अभी जो हमारे पास सूचना उसमें टोटल जो है 12 लोग मृत हो गए। ठंडाराम के पिता केवल लहरे अपने बेटे की मौत के बाद गहरे सदमे में हैं। परिवार की जिम्मेदारी को लेकर वे लगातार चिंतित रहते हैं। उनकी बहू और पोतियों का भविष्य उन्हें परेशान कर रहा है। वहीं परिजनों का कहना है कि मुआवजा मिलने के बावजूद भी दर्द कम नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी कीमत पर इंसान की जान की भरपाई नहीं की जा सकती। परिवार ने आरोप लगाया कि मुआवजा प्रक्रिया कठिन थी और उन्हें बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। इस हादसे से प्रभावित अन्य मजदूरों के परिवारों ने भी कंपनी पर संवेदनहीनता के आरोप लगाए। और बड़े भाई है वो, हाँ, और व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे सूचना मिली कि यहाँ प्लांट में ब्लास्ट हुई से और जहाँ पे काम करत रही वहीं ब्लास्ट हुई से मोबाइल स्विच ऑफ आते और कई बार प्रयास करें, कोशिश करें। यहाँ के प्रशासन भी बोली कि नहीं आप लोग जा नहीं सकते, कोई अंदर घुस नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से हम जाके देखें, घुसे हैं तो एम्बुलेंस में अभी है और एम्बुलेंस भी लेके जाया जाती रही है। सब लोग हट जाओ हम लेके जाएंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ लेके जाते हैं, क्या करते हैं, कोई पता नहीं है अभी। अब हम जब देख ले हैं तब हम एम्बुलेंस रोक के रखे हैं। वेदांता प्लांट में हुए इस भीषण हादसे में 24 से अधिक मजदूरों की मौत हो गई। हादसे के बाद अस्पतालों में इलाज के दौरान मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती गई और इनमें छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के मजदूर भी शामिल थे, जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे। इस घटना के बाद परिजन गहरे सदमे में हैं और अपने प्रियजनों के बिना जीवन जीने को मजबूर हैं। परिजन और ग्रामीण ने हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि अगर समय रहते सुरक्षा के इंतजाम किए जाते तो इतना बड़ा हादसा टल सकता था। सत्ती जिले के सिंधीतरई में स्थित वेदांता पावर प्लांट में यहाँ पर आपको बता दूं दोपहर 2 बजे जो है एक जबरदस्त जो ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में लगभग 50 से 60 मजदूर जो है घायल हुए हैं और उसमें मृतकों की संख्या जो है वह लगातार जो बढ़ती जा रही है। आपको बता दूं यहाँ पर परिजन जो है, मृतक के परिजन जो है यहाँ पर मौजूद है, उनके द्वारा बताया गया कि जब यहाँ ब्लास्ट हुआ उसके बाद हम लोगों ने अपने परिजन को जो फोन लगाया तब उनका मोबाइल जो है बंद आ रहा था और बंद आने के बाद जैसे हम लोग प्लांट प्रबंधक के पास पहुंचे यहाँ पर गेट को बंद कर दिया गया था और हमें उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था
और जैसे ही हम लोग गेट को खोल करके अंदर आए, एक एम्बुलेंस जो है उसी रास्ते से गुजर रही थी, जिसे हम लोग के द्वारा रोका गया और रोक करके जैसे उसमें देखा गया तब उसमें मेरे पति की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसे लेकर के मैं जो है इस एम्बुलेंस रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है मेरे को हटाने की कोशिश की है, जिसके बावजूद भी मैं एम्बुलेंस के सामने अभी तक बैठी हुई हूँ। अब आपको बता दूं, यहाँ पर उस महिला ने यह भी बताया है कि वह जो मृतक है वह परिवार में इकलौता था जो कमाने करके परिवार को जो जीवन यापन करा रहा था। अनिल चंद्रा, TNP न्यूज़, शक्ति। बिहार के खान सर की बड़ी मुश्किलें, खान सर का कोचिंग सेंटर हो सकता है सील। ये बड़ा अपडेट, नियमों की अनदेखी पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। बिहार फायर सर्विस ने ये चेतावनी दी है। दमकल टीम ने कोचिंग का निरीक्षण किया, छात्रों की सुरक्षा को लेकर सख्ती देखी गई। जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपी जाएगी। ये बड़ा अपडेट, जहां बिहार के खान सर की मुश्किलें इन दिनों कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ फायरिंग से जुड़े मामले में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, अब दूसरी ओर उनके KGS कोचिंग सेंटर में कुछ कमियां पाई गई हैं। इनको लेकर बिहार अग्निमिशन सेवा की ओर से साफ चेतावनी दी गई है कि नियमों का अनुपालन नहीं हुआ तो कोचिंग को सील तक किया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक फैजल खान के KGS कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी का अनुपालन नहीं होने का मामला सामने आया था। बिहार अग्निमिशन सेवा के DIG मनोज कुमार ने इसकी जानकारी साझा की थी। उन्होंने बताया कि KGS कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी को लेकर कमियां पाई गई हैं और इनको दूर करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि बिहार अग्निमिशन सेवा की टीम को जांच के दौरान फायर सेफ्टी से जुड़ी कई गंभीर कमियां मिली। अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की समीक्षा की है और आवश्यक सुधार के निर्देश दिए हैं। इसी खबर को लेकर हमारे साथ बिहार के ब्यूरो चीफ विजय शेखर सिंह जुड़ गए हैं। विजय, छात्रों की सुरक्षा को लेकर ये सख्ती बरती जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर रिपोर्ट विभाग को सौंप दी गई है, अगर अनियमितताएं मिलती हैं तो कोचिंग सेंटर को सील भी कर दिया जाएगा। कब तक ये जो रिपोर्ट आएगी सामने? देखिए, 5 मिनट टीम आज खान सर के कोचिंग पे पहुंची थी। उन्होंने बहुत सी बिंदुओं पर जांच की और उनको बहुत सी वहाँ फॉल्ट प्राप्त हुआ और उन्होंने साफ वहाँ जो लोग थे उनको एक चेतावनी दे दी कि 7 दिन का समय आपको दिया जाता है। अगर जितने भी फॉल्ट हैं इसको सही नहीं किया गया तो कोचिंग को सील कर दिया जाएगा। देखिए, खान सर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। पहले उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और अब ये मामला आ गया है। तो ये कुल मिला के देखा जाए कि सरकार काफी सख्त है खान सर पर, और जो भी चाहे वो फायर से मामला जुड़ा हो, चाहे जो भी वहाँ इलीगल कोई चीज हो, तो उसको लेकर सरकार काफी सख्त है। और आज इसकी शुरुआत हो गई है। फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ गई थी और उन्होंने एक तरह से उनको वार्निंग दे दी है कि 7 दिन में इसको ठीक करो, नहीं तो कोचिंग को हम लोग सील कर रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से कहा जा रहा है विजय, नियमों की अनदेखी की जा रही है, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिसकी अनदेखी की गई और ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन नहीं किया गया कोचिंग सेंटर में? देखिए, फायर ब्रिगेड की टीम ने साफ कहा कि जो आपका कोचिंग है उसको जाने वाला रास्ता, उसकी भी चौड़ाई कम है। आपके कोचिंग के अंदर जो सीढ़ी है, जो अंदर जाने का रास्ता है, वो भी कम है। अगर वहाँ कुछ ऐसी घटना घटती है तो बाहर का इमरजेंसी एग्जिट आप में नहीं है। तो ये सब चीजें उन्होंने देखा और उन्होंने वहाँ जो संबंधित लोग थे उनको बता दिया और बोला कि आपको एक नोटिस भी दिया जाएगा और 7 दिन का समय दिया गया है। 7 दिन में अगर ये सब आप लोग नहीं सुधारेंगे तो कोचिंग को सील कर दिया जाएगा और इसमें जो भी आप लोगों ने कोताही बरती है इस पर कड़े से कड़े दंड के प्रावधान है। चलिए, ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं सुशासन त्योहार के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गरियाबंद पहुंचे, जहां उन्होंने मां के नाम एक पेड़ अभियान के तहत पौधारोपण कर संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली, जहां उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए विकास कार्यों पर जोर दिया। हमारे प्रदेश में सुशासन त्योहार 2026 चल रहा है। पिछले साल भी चलाए थे, इस साल भी 1 मई को इसका शुभारंभ हुआ था और 10 जून तक चलने वाला है। 4 दिन और बचे हैं। कुल 40 दिन का सुशासन त्योहार था और इसके पहले अप्रैल महीना में हमारे कलेक्टर्स जिले के जो राजस्व के पेंडिंग प्रकरण थे उसको भी निपटाने का काम किए हैं। और इस सुशासन त्योहार का उद्देश्य कि हम लोग जो 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उसका लाभ लोगों को कहां तक मिल रहा है,
लोगों के बीच में जाके उनसे बात करके, उनसे संवाद करके जानने का ये सुशासन त्योहार है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए TNP न्यूज़।